हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, सीटेट के बाल विकास की सीरीज चल रही है जिसमें मैंने अब तक 8 वीडियो शूट कर दी हैं। आज हम 9वीं वाली वीडियो लेके आएंगे और संप्रेषण लेके आएंगे। अब ये संप्रेषण है ना, आपको वेरी वेरी यूजफुल पॉइंट है। सुपर टेट में भी मिलेगा, सी टेट में मिलेगा, यूपी टेट में मिलेगा। लेकिन संप्रेषण का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है वो हिंदी के पेडागोजी और संस्कृत की पेडागोजी में ज़्यादातर आता तो बाल विकास में भी है, लेकिन देखते हैं संप्रेषण किसे कहते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे इसका शाब्दिक अर्थ। संप्रेषण किसे कहते हैं? तो दोस्तों, इसको इंग्लिश में कम्युनिकेशन बोला जाता है। इंग्लिश में इसको कम्युनिकेशन बोलते हैं और इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के 2 शब्दों से हुई है दोस्तों। एक होता कम्युनिस्ट और एक होता है दोस्तों कम्युनिकेयर। अब कम्युनिस्ट और कम्युनिकेटर को अगर देखा जाए दोस्तों, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ बताया वो बताया सामान्य, और इसका जो शाब्दिक अर्थ बताया वो बताया भागीदारी एवं मित्रता। समझेंगे मैं बता कह रहा हूं। संप्रेषण को कम्युनिकेशन बोला जाता है। कम्युनिकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 2 शब्दों से हुई है, कम्युनिस्ट और कम्युनिकेटर। कम्युनिस्ट का शाब्दिक अर्थ पूछे तो आपको बताना सामान्य, और कम्युनिकेटर का शाब्दिक अर्थ पूछे तो आपको बताना भागीदारी या मित्रता। लेकिन अगर हम इधर बात करें तो इसका दूसरा नाम दोस्तों भाषा भी होता है, और इस दोनों का शाब्दिक अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान। विचारों का आदान प्रदान, समझेंगे? यानी संप्रेषण को कम्युनिकेशन बोला। कम्युनिकेशन की लैटिन भाषा के 2 शब्दों से कम्युनिस्ट कम्युनिकेटर, और इसका शाब्दिक अर्थ सामान्य और इसका शाब्दिक अर्थ भागीदारी। लेकिन अगर वो ये पूछेगा संप्रेषण को किस और शब्द के नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना भाषा के नाम से। और भाषा और संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ दोस्तों मैंने क्या लिखा है? विचारों का आदान प्रदान। अब इधर देखेंगे दोस्तों, देखो संप्रेषण को शिक्षा की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी कहा जाता है जिसमें विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। संप्रेषण की प्रक्रिया में दो तत्वों का होना परम आवश्यक है। परम आवश्यक है, जिसमें पहला तत्व जो होगा वो होगा संदेशकर्ता, और दूसरा जो होगा श्रोता होगा। अगर हम यहां पर नोट डाल के बात करें दोस्तों, संप्रेषण का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, वो हमें बताना है विचारों का आदान प्रदान। विचारों का आदान प्रदान। एक चीज और मैं आपको यहां पर बता देता हूं, एक डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर उसके बाद पूरा समझाता हूं।
वो लिखेंगे हम बुकर की। इंपॉर्टेंट है, बुकर ने क्या कहा है, संप्रेषण उस प्रत्येक वस्तु का अर्थ प्रदान करती है जिसे एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। जो संप्रेषण मैंने लिखा है दोस्तों, उसको समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संप्रेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है, कम्युनिस और कम्युनिकेट। जो मैंने ये लैटिन भाषा के ये दो शब्द जो लिखे, ये यूपिटेट और सुपरटेट के मतलब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये पूछे कि कम्युनिकेशन संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या सीटेट में, तो आपको सिर्फ एक बात लगानी है, विचारों का आदान प्रदान। अगर सुपरटेट और सीटेट में ये पूछे कि कम्युनिकेट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किन दो शब्दों से हुई है, तो आपको बताना कम्युनिस्ट और कम्युनिकेट। अगर वो कम्युनिस्ट का शाब्दिक अर्थ पूछे तो सामान्य बताना है, अगर इसका पूछे तो भागीदारी या मित्रता बतानी है। अगर ऑल ओवर इन दोनों का शब्द पूछे एक बिल्कुल में, तो आपको बताना विचारों का आदान प्रदान। अब उसके बाद ये पूछेगा आपसे कि संप्रेषण किस और नाम से जाना जाता है, तो मैंने लिखा है भाषा। अब मैं यहां पर एक चीज और लिख देता हूं, नहीं फिर आपको कंफ्यूजन होगा। दूसरा नाम संप्रेषण कौन सा है, भाषा। यानी संप्रेषण का दूसरा नाम भाषा है, और भाषा का शब्द अर्थ क्या है, विचारों का आदान प्रदान, और संप्रेषण का शब्द अर्थ क्या है, विचारों का आदान, यानी दोनों का सेम है। अब मैंने यहां पर लिखा है संप्रेषण को शिक्षा की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। किसकी हड्डी कहा जाता है, शिक्षा की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जिसमें विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। लेकिन सबसे मेन बात ये होती है कि संप्रेषण में कितने तत्वों का होना आवश्यक है, तो आपको बताना है दो तत्वों का होना आवश्यक है। अब कौन कौन से दो तत्व होंगे, संदेशकर्ता और श्रोता। यानी संप्रेषण जब तक नहीं हो सकता जब तक मैं और आप जो सुन रहे तब हम दोनों ना होंगे, तब तक नहीं होगा, संदेशकर्ता और श्रोता। अब मैंने यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है कि संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ ऑल ओवर, एक बिल्कुल परिभाषा पूछे कि एक ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी जो संप्रेषण को लाया गया, तो आपको एक बात बतानी है कि विचारों का आदान प्रदान करना होता है। यानी जब हम अपनी विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है, संप्रेषण का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन मैंने एक परिभाषा लिखी है बुकर की, जो इंपॉर्टेंट भी है सुपरटेट के लिए। संप्रेषण उस प्रत्येक वस्तु का अर्थ व्यक्त करती है, अर्थ प्रदान करती है, जिसे एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। यानी जब मैं अपनी बात, अपनी कोई वस्तु, अपना कोई सिद्धांत आप लोगों तक पहुंचाता हूं, और जब आप तक वो पहुंच जाता है और दोनों में कम्युनिकेशन हो जाता है, तो उसका क्या व्यक्त कर देती है, वो अर्थ व्यक्त करती है। वो हमारा क्या कहलाएगा, संप्रेषण कहलाएगा। नोट कर लिया आप लोगों ने, हो गया। आगे चलते हैं। अब उसके बाद आते हैं दोस्तों संप्रेषण की प्रक्रिया। सबसे मेन पार्ट तो ये है। अब दोस्तों संप्रेषण की प्रक्रिया चलती कैसे, उसको देखते हैं। देखो, सबसे पहले आएगा संदेशकर्ता, दोस्तों फिर उसके बाद आएगा इनकोडिंग, फिर उसके बाद आएगा दोस्तों माध्यम, फिर उसके बाद दोस्तों आएगा डिकोडिंग,
फिर उसके बाद आएगा दोस्तों श्रोता, फिर उसके बाद दोस्तों फीडबैक आएगा, ये संप्रेषण की प्रक्रिया चलती। अब यहां पर दो चीज यहां पर नोट डाल के देखनी पड़ेगी, यहां पर समझेंगे। वो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा संप्रेषण की प्रक्रिया में एन्कोडिंग किसकी भाषा होती है, डिकोडिंग किसे कहते हैं, माध्यम किसे कहते हैं, श्रोता किसे कहते हैं। तो पहला पॉइंट हम यहां पर पढ़ेंगे, संप्रेषण की प्रक्रिया में एन्कोडिंग संदेशकर्ता की भाषा होती है। दूसरा दोस्तों पढ़ेंगे हम संप्रेषण की प्रक्रिया में डिकोडिंग माध्यम की भाषा होती है। अब क्वेश्चन तीसरा दोस्तों वो ये पुटअप कर रहा है, संप्रेषण की पूरी प्रक्रिया दोस्तों किस पर निर्भर करेगी, श्रोता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट दोस्तों आएगा संप्रेषण की प्रक्रिया का अंतिम तत्व या पद किसको माना जाएगा, संप्रेषण की प्रक्रिया अंतिम तत्व किसको माना जाएगा, फीडबैक को माना जाएगा। किसको माना जाएगा, फीडबैक, ध्यान रखिएगा। और एक लास्ट में जो हम लिखेंगे आपको वो भी देख लेना है, संप्रेषण की प्रक्रिया का पहला पद कौन सा माना जाएगा, संदेशकर्ता को माना जाएगा। अब एक और चीज यहां पर लिख लेते हैं, फिर आपको पूरा समझाते हैं। वो ये पूछेगा संप्रेषण की प्रक्रिया के तत्व, हेडिंग एक और लिख लेते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद पूरा समझाते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया के अगर तत्व दोस्तों आपसे वो पूछता है तो हमें बताने ऑल ओवर कितने बताने, हमें 6 बताने, और क्रम से लिखने आपसे पूछेगा, मेन पार्ट है, ध्यान रखिएगा। कितने बताने, 6। अब उसमें हम देखेंगे पहला संदेशकर्ता, दूसरा दोस्तों देखेंगे इनकोडिंग, तीसरा दोस्तों देखेंगे माध्यम, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों डिकोडिंग, नेक्स्ट देखेंगे श्रोता, और लास्ट में लिखेंगे दोस्तों फीडबैक, जिसको बोलते हैं हम पृष्ठपोषण।
समझे पूरा, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट लगा है, थोड़ा समझे, बाद में लिखिएगा आप लोग। अगर वो पूछता है कि संप्रेषण की प्रक्रिया किसे कहते हैं, तो हमें पहले समझना है संदेशकर्ता मैं हूं, यहां पर मैं बोल रहा हूं, उसके बाद इनकोडिंग जो होगा, जो मैं बोल रहा हूं, यानी जो मैं हूं, फिर उसके बाद जो मैं बोल रहा हूं वो इनकोडिंग है, उसके बाद माध्यम, मेरा माइक लगा हुआ है, आप सपोज आप मुझसे बहुत दूर बैठे हुए हैं लेकिन आप तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही, लेकिन अगर मैं 100, 200, 1000 बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो मैं धीरे धीरे जो बोलूंगा वो क्या होगा, इनकोडिंग, मेरी भाषा। लेकिन जब मेरे साउंड प्रूफ या ये माइक लगा होगा वो माध्यम होगा, फिर वो माध्यम उसको डिकोड करेगा और किस तक पहुंचाएगा, आप लोगों तक पहुंचाएगा। फिर उसके बाद आप मुझे फीडबैक देंगे कि साहब आपने जो पढ़ाया हमारी समझ में आ गया। अब समझे, वो ये पूछेगा संप्रेषण की प्रक्रिया पूर्ण रूप से किस पर निर्भर करती है, तो मैंने आपको यहां पर बताया है किस पर निर्भर करती है, श्रोता पर निर्भर करती है। अगर मैं आपको 1 घंटे पढ़ा रहा हूं और पढ़ाने के बाद मैंने पूर्ण रूप से पूरी जान लगा दी आपको अच्छे से पढ़ाने में, और आप लोगों ने ये बोल दिया कि सर समझ में नहीं आया, कौन बोलेंगे, आप, तो पूरी प्रक्रिया बेकार। क्योंकि फीडबैक कौन दे रहा है, देखो यहां से चिन्ह देखना, किस तरफ आ रहे हैं, फीडबैक किसको दे रहे हैं, संदेशकर्ता को। मैं यहां से स्टार्ट हो रहा हूं, फिर यहां पर पढ़ाने के बाद माध्यम का, फिर डिकोड करके आप तक पहुंचा रहा, फिर फीडबैक आप किसको दे रहे हैं, संदेशकर्ता को दे रहे हैं। क्योंकि जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, तब तक संप्रेषण की प्रक्रिया विफल मानी जाती है। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि संप्रेषण की प्रक्रिया में इनकोडिंग किसकी भाषा होती है, तो मैंने किसके लिए किया, संदेशकर्ता की, यानी मेरी भाषा होगी। संप्रेषण की प्रक्रिया में डिकोडिंग किसकी भाषा होती है, भाई जो माध्यम होता है, माइक लगा होता है या कुछ भी लगा हो, साउंड जो लगा होता है वो किसका होता है, डिकोड किसको करता है, पूरी भाषा को। अगर आपसे ये पूछे संप्रेषण की प्रक्रिया में डिकोडिंग किसकी भाषा होती है, माध्यम की भाषा। अब मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैंने ये लिखा है, वो ये कहेगा कि संप्रेषण की संपूर्ण प्रक्रिया किस पर डिपेंडेबल है, तो आपको बतानी है श्रोता पर। अब 2 चीज और पूछ रहा है, संप्रेषण की प्रक्रिया में अंतिम पद कौन सा है, तो अंतिम पद तो ये वाला है, क्योंकि स्टार्ट कहां से हो रहा है, यहां से पहला संदेशकर्ता, दूसरा इनकोडिंग, तीसरा माध्यम, फिर डिकोडिंग, फिर श्रोता और फिर फीडबैक। अगर आपसे ये पूछे कि अंतिम पद कौन सा है, तो आपको बताना है फीडबैक। अगर आपसे ये पूछे पहला पद कौन सा है, तो आपको बताना है संदेशकर्ता। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि संप्रेषण की प्रक्रिया में कुल तत्व कितने होते हैं, तो आपको बताने दोस्तों कितने होते हैं, 6 होते हैं। अगर आपसे क्रम में पूछे कि संप्रेषण की प्रक्रिया के क्रम में तत्व लगाइए, तो पहला इनकोडिंग यानी संदेशकर्ता, फिर इनकोडिंग, फिर माध्यम, फिर डिकोडिंग, फिर श्रोता और फिर यानी फीडबैक। क्लियर है, समझ में आया, सॉल्व कर दे। नेक्स्ट, अब आते हैं संप्रेषण की विशेषताएं। संप्रेषण की विशेषता, देखो सबसे पहला पॉइंट होगा संप्रेषण में विचारों का अंदर पानी लिखा ना, विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे दोस्तों, संप्रेषण के द्वारा इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। तीसरा दोस्तों देखेंगे
संप्रेषण में दो तत्वों का होना परम आवश्यक है। नेक्स्ट देखने, संप्रेषण एक गतिशील प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखेंगे, संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, प्रभावशीलता श्रोता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, संप्रेषण के द्वारा सामाजिक मूल्यांकन किया जाता है। संप्रेषण के द्वारा शैक्षिक उपलब्धि हासिल की जाती है। ये अब इतना ध्यान रखना कि जितने भी विशेषताएं होती हैं, जितने भी कार्य संप्रेषण के होते हैं, वो टोटल ऑल ओवर किसके होते हैं? हमारे भाषा के होते हैं। देखो, अब ऑल ओवर अगर संप्रेषण की बात करें तो सिर्फ इतना ध्यान रखना कि इसमें किसका प्रदान किया जाता है? विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। यानी संप्रेषण के द्वारा संवेग भी ट्रांसफर होते हैं, भाव भी ट्रांसफर होते हैं, बात भी ट्रांसफर हो सकती है। यानी आपसे ये पूछे कि संप्रेषण के द्वारा क्या क्या हो सकता है, तो आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है, विचारों का आदान प्रदान हो सकता है, दो तत्व होना आवश्यक है, इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि हो सकती है। गतिशील प्रक्रिया ये कि कभी ये रुकती नहीं, आज आप किसी और से बात करें, कल किसी और से बात करेंगे, परसों किसी और से बात, ये आपको ध्यान रखना है कि ये कभी रुकती नहीं है। और नेक्स्ट, प्रभावशीलता श्रोता पर, जब तक आपका जो श्रोता है वो आपको ये नहीं बता देगा कि मेरा आपके द्वारा पढ़ाया हुआ सर मेरी पूर्ण रूप से समझ में आ गया, तब तक आपका संप्रेषण प्रभावशाली नहीं मानेगा। सामाजिक मूल्यांकन कैसे किया जाता है? जब समाज में हम किसी से बात करते हैं तो वो बताता है कि आप अच्छी बात कर रहे हैं कि गंदी बात कर रहे हैं, कि आपकी बात बिल्कुल लड़ाई झगड़े वाली है कि एक समायोजन वाली बात है। संप्रेषण के द्वारा शैक्षिक उपलब्धि हासिल की जाती है। जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं और आप उसको पढ़ रहे हैं और आपका ये पेपर में स्टैंड हो जाता है तो आपको एक उपलब्धि हासिल मिलेगी, सीटेट पास हो जाएगा। तो ये किसके द्वारा हुआ? संप्रेषण के द्वारा हुआ। अब ये जो टोटल ऑल ओवर मैंने विशेषताएं लिखाई हैं, ये टोटल ऑल ओवर किसकी भी होती हैं? संप्रेषण की भी विशेषताएं होती, भाषा की भी विशेषता। क्योंकि भाषा का शब्द अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान करना और संप्रेषण का शब्द अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान करना। एक बार सीटेट में यह पूछा गया कि भाषा को किस और नाम से जाना जाता है, तो एक ऑप्शन में उसमें क्या था? संप्रेषण था। क्योंकि भाषा का शब्द अर्थ विचारों का आदान प्रदान और संप्रेषण का शब्द अर्थ विचारों का आदान प्रदान होता है। अगर आपसे ये पूछे भाषा को किस और नाम से जानते हैं दोस्तों, तो आपको बताना है संप्रेषण के नाम से जानते हैं। अगर आपसे ये पूछे संप्रेषण को किस और नाम से जानते हैं, तो आपको बताना भाषा के नाम से जानते हैं। क्लियर है? नोट कर लिया? सब कर दे। अब चलते हैं संप्रेषण के प्रकार। देखो इधर थोड़ा पढ़ेंगे संप्रेषण के प्रकार।
दो प्रकार का होता है संप्रेषण, समझना। पहला जो होता है वो होता है शाब्दिक संप्रेषण, और शाब्दिक संप्रेषण को दो भागों में बांटा गया दोस्तों। एक होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद हम अगर दूसरे की बात करें तो वो होता है दोस्तों अशाब्दिक। अब अशाब्दिक संप्रेषण कौन कौन कितने प्रकार का होता है दोस्तों? तो एक होता है चक्षु संपर्क, दूसरा होता है ध्वनि संकेत, एक होता है सांकेतिक भाषा, एक होता है शारीरिक भाषा, और एक होता है शारीरिक हाव भाव। ये मेन पार्ट मैंने लिखा। अगर आपसे और पूछे कि संप्रेषण कितने प्रकार का होता है तो दोस्तों आपको बताना दो प्रकार का होता है, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। ऐसा संप्रेषण जिसमें हम कुछ ध्वनियों और कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से। यानी जब हम शब्दों का प्रयोग करेंगे तो कौन सा कहलाएगा? शाब्दिक संप्रेषण कहलाएगा, जिसको मैंने दो प्रकार का होता है, मौखिक और लिखित। अगर आपसे ये पूछे और दूसरा अशाब्दिक संप्रेषण क्या होता है दोस्तों, तो ऐसा संप्रेषण जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाए, यानी शब्दों का प्रयोग होगा वो कौन सा होगा? शाब्दिक। जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होगा कौन सा होगा? वो अशाब्दिक होगा। अब चक्षु संपर्क होता है आई कांटेक्ट, यानी कहते हैं, आपने सुना होगा कि आंखों ही आंखों में जो बातें हो जाती हैं, यानी इशारे से जो बातें होती हैं, वो कौन सा कहलाता है? हमारा चक्षु संपर्क कहलाता है। अब उसके बाद ध्वनि संकेत क्या होता है कि मान लेते हैं, अब जैसे बोलते हैं, ये बोलते हैं या किसी से कुछ और बोल सकते हैं, यानी ध्वनि के द्वारा हम कोई ऐसा संकेत दे दें, लेकिन चक्षु संपर्क हुआ है तो शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ, ध्वनि संकेत दिया है कोई शब्दों का प्रयोग नहीं है। सांकेतिक भाषा, चुप हो जाइए, इधर जाइए, उधर जाइए, जो हम हाथों से कर रहे हैं। शारीरिक भाषा जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है, और शारीरिक हाव भाव वो मेरा बॉडी लैंग्वेज है। क्लियर है? ये प्रकार है। अब बात यहां पर आती है दोस्तों कि संप्रेषण के अन्य प्रकार भी होते हैं। बात तो क्वेश्चन तो यहां से और अच्छा पटअप हो रहा है। अन्य प्रकार, मेन पार्ट तो यहां से है। अब अन्य प्रकार में दोस्तों हम पहला पढ़ेंगे मेटा संप्रेषण। दूसरा दोस्तों पढ़ेंगे काइनेसिक्स संप्रेषण। तीसरा दोस्तों पढ़ेंगे चैरोनोमिक्स संप्रेषण। क्वेश्चन तो यहां से पटअप होने के पूरे पूरे चांस है। नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों ओकुलेसिक्स संप्रेषण। नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों ऑब्जेक्टिव संप्रेषण। नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों गोस्ट्रिक संप्रेषण। नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों
ओल्फ स्ट्रिक्स संप्रेषण। एक और पढ़ेंगे दोस्तों, प्रोसेमिक्स संप्रेषण। 1 2 3 4 5 6 7 8। बात तो यहां से पटक होने की है। अगर आपसे ये पूछे संप्रेषण कितने प्रकार का, 2, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक कौन कौन से होता है? मौखिक और लिखित। कुछ भाषा हम लिख के भेजते हैं, कुछ व्हाट्सएप पे लिख के भेज देते, कुछ बोल के भेज दे सकते हैं। अशाब्दिक जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं हो जाए। लेकिन अन्य प्रकार कौन कौन से? मेटा संप्रेषण, काइनेसिक संप्रेषण, चरणोमिक संप्रेषण, ओकुलेसिक संप्रेषण, ऑब्जेक्टिव संप्रेषण, गुस्टिक संप्रेषण, ओल्फैक्टिक संप्रेषण और प्रोसेमिक संप्रेषण। नोट कर लिए पहले वाले, उधर वाले हो गए। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं, उनको सब कर दे। अब देखो, सबसे पहले हम इनको बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटा संप्रेषण। देखो, यह वह संप्रेषण होता है जिसमें संदेशकर्ता की बात श्रोता तक पहुंचते पहुंचते उसका अर्थ चेंज हो जाता है। एक और रह गया दोस्तों यहां पर पैरालिंग्विस्टिक संप्रेषण। लिंग्विस्टिक ये है टोटल। अब मेटा संप्रेषण ये कहता है कि जब संदेशकर्ता की बात, मेरी बात आप तक पहुंचते पहुंचते उसका अर्थ ही चेंज हो जाए, वो कौन सा संप्रेषण कहलाता है? जैसे बात करने का लहजा। अब मेटा संप्रेषण में क्या होगा कि मान लीजिए मैं अपनी क्लास कोचिंग में ले रहा हूं, कोई बंदा आ रहा, मैंने उससे ये बोला कि जो दूसरा व्यक्ति है, एक व्यक्ति से मैंने ये बोला कि आप उस वाले व्यक्ति से ये बोल देना कि कल वो फीस लेकर आए। मैंने उनसे ये बात बोली, संदेश करता मैं सुनता, लेकिन उसने उस दूसरे वाले व्यक्ति से कहा कि सर ने ये बात बोली है कल जाए तो फीस लेके जाइयो, अन्यथा जाना मत। क्योंकि मेरी जो बात है उसने तोड़ मरोड़ कर रख दी। वो कौन सा संप्रेषण कहलाता है? मेटा संप्रेषण। यानी आप लोगों ने देखा होगा ये वाली बात लेडीजों में बहुत पाई जाती है, लेडीजों में सबसे ज्यादा पाई जाती है कि एक बात को बड़ा चढ़ाकर बोलना। एक अनार 100 बीमार, एक बात बोली नहीं, उसको बड़ा चढ़ा के पूरे संसार में बोल देना, वो कौन सा संप्रेषण कहलाता है? मेटा संप्रेषण। दूसरा हमारा दोस्तों आता है काइनेसिक संप्रेषण। काइनेसिक संप्रेषण। अब इसमें देखेंगे दोस्तों, इस संप्रेषण में शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग किया जाता है या शारीरिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे पढ़ेंगे चक्षु संपर्क,
शारीरिक हाव भाव। अब एक और तीसरा जो आता है दोस्तों, हम उसको पढ़ेंगे चैरेनोमिक संप्रेषण। देखो इसमें देखेंगे दोस्तों, इस संप्रेषण में समय का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे देखेंगे इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, चीन के लोग भारत के लोगों की अपेक्षा समय के अधिक पाबंद होते हैं। समय के अधिक पाबंद होते हैं। समझना बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा सजा सजा के लिखा है, राइटिंग बड़ी अच्छी आ रही है तो है। देखो मैंने आपको ये बताया संप्रेषण दो प्रकार का होता है, जो मैंने पहले बताया था, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण मैंने आपको ये बताया था कि मौखिक और लिखित होता है, अशाब्दिक में होता है कागज ध्वनि संप्रेषण, जो भी संप्रेषण। अब उसके अन्य प्रकार मैंने पढ़ाए, मेटा संप्रेषण, काइनेसिक संप्रेषण, चैरेनोमिक संप्रेषण, ओकुलिक संप्रेषण, ऑब्जेक्टिव संप्रेषण, गुस्ट्रिक, ओल्फिस्टिक, प्रोक्सेमिक्स और पैरालिंग्विस्टिक। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, पीसीएस में बहुत आता है, डीएसएसबी में, केवीएस नवोदय विद्यालय में और रीट वाले में, इनमें बहुत आता है, सीटेट में बहुत पूछ रहा है। अब उसमें हम डिटेल में पढ़े तो मेटा संप्रेषण क्या कहलाता है, मैंने ये लिखा है कि वह संप्रेषण होता है जिसमें संदेशकर्ता की बात श्रोता तक पहुंचते पहुंचते उसका अर्थ चेंज हो जाए। यानी मेरी बात आप तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल अर्थहीन हो जाए, बोला कुछ और है, मैंने बोला ए है और पहुंचते पहुंचते श्रोता तक बन जाए जेड, वो कौन सा संप्रेषण है, मेटा संप्रेषण। यानी जब संदेशकर्ता की बात श्रोता तक पहुंचते पहुंचते उसका अर्थ चेंज हो जाए, कौन सा संप्रेषण कहलाता है। काइनेसिक संप्रेषण क्या होता है, इस संप्रेषण में शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग किया जाता है। देखो वो जो मैं एग्जाम्पल आपको लिख रहा हूं वो बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, अन्यथा वो जब भी पूछेगा डायरेक्ट पूछेगा संप्रेषण का वह कौन सा रूप है जिसमें शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग किया जा रहा है, कौन सा है, काइनेसिक संप्रेषण। संप्रेषण का वह कौन सा प्रकार या कौन सा रूप है जिसमें संदेशकर्ता की बात श्रोता तक पहुंचते पहुंचते उसका अर्थ चेंज हो जाता है, कौन सा है, मेटा संप्रेषण। चैरेनोमिक्स में यह पूछेगा संप्रेषण के वह कौन सा रूप है जिसमें समय का प्रयोग किया जा रहा है, चैरेनोमिक संप्रेषण। अब चाइन के लोग यानी चाइना के लोग भारत के लोगों की अपेक्षा समय के अधिक पाबंद हैं। आप लोगों को पाबंद होना चाहिए, अगर आप लोग समय के पाबंद नहीं है तो फिर चैरेनोमिक संप्रेषण की आपको आवश्यकता है। शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग काइनेसिक समय, श्रोता तक पहुंच अर्थ चेंज हो मेटा में, समय का प्रयोग चैरेनोमिक्स में। नोट कर लिया, आगे चले, हो गया। नेक्स्ट उसके बाद आता ओकुलिसिक संप्रेषण। ओकुलिसिक संप्रेषण ये बड़ा भयंकर है। लेकिन इसकी परिभाषा भी इससे ज्यादा खतरनाक है, देखना। इस संप्रेषण में नेत्र व पलकों का
प्रयोग किया जाता है। कौन सा संप्रेषण कहलाता है? ओकुलेसिक संप्रेषण। ऑब्जेक्टिव संप्रेषण कौन सा होता है दोस्तों? देखो, इस संप्रेषण में वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दोस्त देखेंगे कौन सा है? गुस्ट्रिक संप्रेषण। इसमें लिखेंगे इस संप्रेषण में स्वाद का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे ओल्फस्टिक संप्रेषण। इसमें लिखेंगे दोस्तों इस संप्रेषण में गंध व महक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लिखेंगे प्रोसेमिक्स संप्रेषण। इसमें लिखेंगे दोस्तों इस संप्रेषण में स्थल का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब एक व्यक्ति डीएम के निकट वाली कुर्सी पर बैठा है। उसके बाद दोस्तों आएगा पैरालिंग्विस्टिक संप्रेषण। इसको देखेंगे, इस संप्रेषण में स्वर और शब्द कैसे कहे गए हैं, वो कौन सा कह रहा था? पैरालिंग्विस्टिक संप्रेषण। समझे,
संप्रेषण के अन्य प्रकार हैं। मेटा संप्रेषण, ये मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। मेटा संप्रेषण मैंने आपको ये बताया कि संदेशकर्ता की भाषा श्रोता पहुंचते पहुंचते उसका अर्थ चेंज हो जाता है। काइनेसिक्स संप्रेषण मैंने आपको बताया कि शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग किया था, ये आपको पता है। चैरेनोमिक्स संप्रेषण मैंने आपको बताया समय का प्रयोग किया था, वाली बात सही है। ओकुलिस संप्रेषण मैंने आपको ये बताया है कि संप्रेषण में नेत्रों और पलकों का किसका प्रयोग किया रहा है? नेत्र और पलकों का प्रयोग किस वाले संप्रेषण में हम करते हैं? ओकुलिस संप्रेषण। ऑब्जेक्टिव संप्रेषण में किसका प्रयोग करते हैं? आपको यह ध्यान देना है, वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। आपको डायरेक्ट ये पूछेगा संप्रेषण के किस प्रकार में नेत्र और पलकों का प्रयोग करते हुए एक बालक अपने विचार प्रकट करता है? ओकुलिसिक्स संप्रेषण। संप्रेषण का वह कौन सा रूप है जिसमें एक छात्र यानी एक संदेशकर्ता वस्तुओं का प्रयोग करता है? ऑब्जेक्टिव संप्रेषण। गुष्टिक संप्रेषण क्या होता है कि इस संप्रेषण में स्वाद का प्रयोग किया जाता है। कितने का यार तेरी बात बड़ी चटपटी लग रही है यार, बड़ी मीठी मीठी बातें करता है, वो कौन सा संप्रेषण होता है? गुष्टिक संप्रेषण होता है। और मीठी मीठी बात सबसे ज्यादा कौन करता है? कौन करता है सबसे ज्यादा? गर्ल्स ज्यादा करती है। अच्छा, गर्ल्स ज्यादा करती है। कौन करता है? गर्ल्स ज्यादा करती है। कभी कभी तो अगर आपसे ये पूछिए कि किस संप्रेषण में स्वाद का प्रयोग किया जा रहा है, तो गुष्टिक, चटपटी बात है, मीठी बात है, कड़वी बात ऐसे होती है। कड़वी बात वही होती है। कड़वी बात वो बातें होती है बिल्कुल एकदम ऐसे मारे तलवार की तरह खींच के मार दे, तो वो कड़वी। ओल्फैक्टिक, इस संप्रेषण में गंध और महक का प्रयोग किया। गंध और महक या दूर रहे, ऐसा लगता है तेरी बातों से बदबू सी आ रही है, हर्ष में लड़ाई झगड़े वाली बात होती है, वो कौन सा कहलाता है? ओल्फैक्टिक संप्रेषण। अब आपको ये ध्यान रखना है, वो ये पूछेगा किस संप्रेषण में गंध और महक का प्रयोग किया जाता है? ओल्फैक्टिक। स्मेल नहीं आती, खुशबू नहीं आती बातों में, बात करने का तरीके को गंध में। प्रोक्सेमिक संप्रेषण में किसका प्रयोग किया था? स्थल का प्रयोग। देखो इसका एग्जाम्पल ही, जिनका वो एग्जाम्पल पूछ रहे हो उनका मैंने एग्जाम्पल भी लिखा दिया, ऐसा कुछ नहीं कि एग्जाम्पल नहीं लिखा। जिनका पूछेगा उनका एग्जाम्पल लिखा दिया, और जिनका डायरेक्ट पूछेगा वो डायरेक्ट लिख दिया। जैसे एक व्यक्ति डीएम वाली कुर्सी के निकट बैठा है, अगर डीएम साहब यहाँ बैठे और मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मुझसे कोई आके बात करे, तो मैं भी अपने आप को क्या समझूंगा? डीएम समझूंगा, क्योंकि डीएम के निकट वाली कुर्सी पर जो व्यक्ति बैठा है उसका बात करने का तरीका एकदम तुर्राम होता है। कहते हैं कभी कभी डीएम से मिलना हो तो उससे पीए से जुगाड़ लगानी पड़ती है बहुत ज़्यादा, कैसे भी मिलवा दो साहब, मिलवा दो कैसे मिलवा दो। तो वो कौन सा होता है? हमारा प्रोक्सेमिक्स। पैरालिंग्विस्टिक्स में क्या होगा? स्वर और शब्द कैसे कहे गए, यानी बातों को तोड़ मड़ोड़ कर ऐसे तरीके से प्रकट करना। साहब मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, कैसे मुझे पढ़ा दीजिए साहब, ये कर दीजिए साहब, ये वो, ऐसा होता है। तो ये कौन सा शब्द कहलाता है? पैरालिंग्विस्टिक संप्रेषण कहलाता है। ये था संप्रेषण। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। इस वीडियो को अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सीटेट की सीपीडीपी की पेडागोजी की सीरीज चल रही है। अभी मैंने आपको हिंदी की तो पढ़ा दिया, शायद ये 9वीं वाली वीडियो है जो मैंने अभी शूट किया। कल हम एक अच्छी वीडियो लेके आएंगे, समावेशी शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा और एकीकृत शिक्षा, जो वेरी वेरी यूजफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।